अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। डॉक्टर हादी हियर। आज का जो टॉपिक है वो है लिपिड। ज़ाहिर है ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से है ये टॉपिक, और लिपिड को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग फैटी एसिड पर आएंगे, क्योंकि डेफिनेशन जो है वो तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा जिसका नाम है फैटी एसिड। फैटी एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं जिनके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप को ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। आप कार्बोहाइड्रेट पार्ट 1 में जा सकते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसको हम नाम देते हैं कार्बोऑक्जेलिक ग्रुप। कार्बोऑक्जेलिक ग्रुप जो है वो हम किसी ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हो, C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ साथ एक OH भी मौजूद हूँ। इस तरह का जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोऑक्जेलिक ग्रुप। अगर इस तरह का ग्रुप किसी कंपाउंड के अंदर आ जाए तो उस कंपाउंड को हम नाम देते हैं कार्बोऑक्जेलिक कंपाउंड, और फंक्शनल ग्रुप को नाम देते हैं कार्बोऑक्जेलिक फंक्शनल ग्रुप। जनाब, इस ग्रुप को C डबल बॉन्ड OOH को हम लोग शॉर्टकट में COOH भी लिख सकते हैं, COOH। सिर्फ इसमें जो है बॉन्ड्स को हमने शो नहीं किया, ये सिंपल स्ट्रक्चर है कार्बोऑक्जेलिक ग्रुप का। जनाब, फैटी एसिड वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर इस तरह का कार्बोऑक्जेलिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हों, और साथ ही साथ इसके साथ और क्या अटैच होगा, इसके साथ यहाँ पर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन अटैच होगा। मैं और इस तरह से लिखूँ हम लोगों के लिए। लेट्स सपोज दिस इज C डबल बॉन्ड O, और इस तरफ है OH। इस तरफ जो है साइड पर एक साइड चेन अटैच होगा कार्बन का, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 10 कार्बन, 12 कार्बन, 16, 18, 20 कार्बन। ये कार्बन की तादाद जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो मेनली हमारे पास जो चीज़ आ रहा है एक फैटी एसिड में, वो 2 चीज़ें आ रही है। नंबर 1, फैटी एसिड में एक फंक्शनल ग्रुप का होना लाजमी है, जैसे कि C डबल बॉन्ड OOH, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। और इस फंक्शनल ग्रुप के अलावा यहाँ पर जो आपको मजीद मिलेगा दैट इज योर साइड चेन। ये जो साइड चेन है इसमें कार्बन के एटमों की तादाद वेरिएबल है, 2, 4, 6, 8, 10। लेकिन फैटी एसिड के केस में इन साइड चेन में, मतलब फैटी एसिड के अंदर जो कार्बन है वो 4 से शुरू होते हैं। 4 कार्बन जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टोटल 4 कार्बन, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यूजुअली यहाँ पर आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे, मतलब आपको 4 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 12 मिलेंगे। इस तरह से आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे। और कहाँ तक मिलेंगे? सम बुक्स में 28 तक लिखा हुआ है, बाज़ बुक में 30 तक लिखा हुआ है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फैटी एसिड के अंदर जो आपका कार्बन के एटमों की तादाद है वो कितने हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 4 से लेकर 28 या फिर 30 तक इसमें कार्बन के एटम की तादाद हो सकती है। ये जो इस वक्त आप देख सकते हैं, ये जो कंपाउंड है हमारे पास, ये इस तरह का जो भी कंपाउंड हमारे पास आ जाए हम उसको क्या नाम देंगे? हम उसको नाम देंगे कि ये एक फैटी एसिड है। तो फैटी एसिड को जितना लंबा आप लिख सकते हैं, ओरिजिनल स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, लेकिन फैटी एसिड का जो सिंपल सा स्ट्रक्चर है वो ये है, फैटी एसिड का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो फैटी एसिड है नंबर 1, उसके अंदर क्या मौजूद है?
ऑक्सैलिक ग्रुप यहाँ पर मौजूद है COOH, और इसके साथ क्या मौजूद है, साइड चेन R जो है, R आपका साइड चेन है, ठीक है। R जो है इसमें 3 कार्बन भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। तो हम लोग चूंकि बार बार कार्बन को नहीं लिख सकते, तो हम कार्बन की जगह पर R लिखेंगे। याद रखिएगा हर फैटी एसिड में एक कार्बन को तो लाजमी लिखना है जिसके पास OOH अटैच है, वो वाला कार्बन आपने शो करना है, लाजमी शो करना है। बकाया जितने भी कार्बन है वो हम लोग R में लाएंगे, ठीक है। वो 2, 3, 4 जितने भी हो सकते हैं वो हम R में लाएंगे। सो ये एक फैटी एसिड का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अभी हम आपको बताते चले कि कुछ फैटी एसिड जो बहुत ज़्यादा वेल नोन है, वो है हमारे पास, क्या है वो हमारे पास है। नंबर 1 इज़ पाल्मेटिक एसिड। पाल्मेटिक एसिड के अंदर अगर आप देखें तो पाल्मेटिक एसिड में आपको मिलेंगे कितने कार्बन आपको मिलेंगे, C16, आपको 16 कार्बन मिलेंगे इसमें, पूरे के पूरे पाल्मेटिक एसिड में। 16 में से एक कार्बन जो है, 16 में से एक कार्बन ये आपका COOH के साथ आएगा, COOH के साथ आएगा। 15 कार्बन, 15 कार्बन यहाँ से मजीद जो 15 कार्बन है ये आपका साइड चेन में आएगा, ठीक है। तो साइड चेन में 15 कार्बन है, एक यहाँ पर आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 16, दैट इज पाल्मेटिक एसिड। इसी तरह से हमारे पास एक और भी है, उसका नाम क्या है, स्टेरिक एसिड। ये भी एक फैटी एसिड है, स्टेरिक एसिड। अच्छा, स्टेरिक एसिड को यहाँ पे लिख लेते हैं आपके लिए, ठीक है। सो हियर इज स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड STEARIC, स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड में फिर क्या है, उसमें 16 में से कितने कार्बन है, 18 कार्बन है। स्टेरिक एसिड में 18 कार्बन है। उन 18 में से आप लोग खुद मुझे बता सकते हैं कि एक कार्बन तो COOH का हिस्सा होगा, तो यहाँ पर कितने कार्बन आएंगे, यहाँ पर आएंगे 17 कार्बन। सो इस तरह से ये 2 बड़े अच्छे एग्जांपल हमारे पास आ गए फैटी एसिड के, पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। वैसे भी और भी फैटी एसिड है, लिनोलेनिक एसिड, ठीक है, कैप्रोइक एसिड, वॉल्प्रोइक एसिड। सो मेनी फैटी एसिड्स की एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। और हम FSC के लेवल पर उन ज़्यादा बाकी जो फैटी एसिड्स है उनको इतना ज़्यादा टच नहीं करते हैं, जो काम की फैटी एसिड्स है सिर्फ उनको ही टच करते हैं। अच्छा, फैटी एसिड जो है इसके बारे में मज़ीद मैं अगर आपको बताता चलूँ कि फैटी एसिड जो है वो सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आएगा, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच आपको क्या नज़र आएगा, जितने भी कार्बन आपको नज़र आएंगे उनके बीच आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आएगा। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर सवाल ये है कि अगर फैटी एसिड के अंदर 10 कार्बन है तो क्या 10 के 10 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, तो जवाब है नहीं। एक डबल बॉन्ड आ जाए तब भी वो अनसैचुरेटेड है, या 2 डबल बॉन्ड्स आ जाए तभी भी वो अनसैचुरेटेड है। नेक्स्ट, कुल कितने डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में? 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लगभग 5 तक भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद फैटी एसिड जो है उनमें डबल बॉन्ड नहीं होते हैं। 4 to 5 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं मेजॉरिटी में, 4 to 5 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, सॉरी नॉट 4 to 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन मेजॉरिटी जो हम लोगों ने देखा है उसमें 4 तक आ जाते हैं, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड बड़े आराम से आपको मिलेगा, 2 डबल बॉन्ड्स भी आपको मिल जाएंगे, 3 डबल बॉन्ड्स भी आपको मिल जाएंगे, 4 डबल बॉन्ड्स भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, सैचुरेटेड फैटी एसिड को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? इसको हम लोग लिपिड भी कह सकते हैं, ठीक है। फैट्स भी इसको बोल सकते हैं आप लोग, फैट्स, इसको आप लोग फैट्स भी बोल सकते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड है, और जिसमें डबल बॉन्ड हो उसको आप लोग क्या बोल सकते हैं?
ऑयल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑयल जो है उसमें डबल बॉन्ड है, तो सो ऑयल और फैट्स, हम लोग अक्सर अपने लाइफ में ऑयल फैट्स लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ऑयल और फैट्स फैटी एसिड में है, लेकिन ऑयल के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है, और फैटी एसिड में जो है सिंगल बॉन्ड है। ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये लिक्विड है। कब लिक्विड होते हैं? रूम टेम्परेचर पर, मतलब आम टेम्परेचर पर अगर आप इसको रखोगे तो ये लिक्विड होता है, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ये आम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होते हैं। इसके अलावा इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा मेडिकली इनको बारे में कुछ बताता चलूँ कि डॉक्टर्स जब भी दिल के मरीज़ होते हैं, दिल के मरीज़ों में याद रखें उनकी खून की नालियों में चर्बी यानी फैट्स जो है जम जाते हैं, और खून की रगों में जब फैट्स जम जाते हैं तो खून उन रगों में सही तरीके से चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट पर लोड आ जाता है और दिल के मरीज़ का बाइस बन जाता है, उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो अक्सर डॉक्टर्स हजरात क्या करते हैं, वो मरीज़ को फैट्स के बजाय ऑयल का मशवरा देते हैं कि आप अपने खाने में ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑयल जो है वो खून के रगों में जल्दी जमता नहीं है, तो इसीलिए उसे हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपको फैटी एसिड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि फैटी एसिड जो है वो एक किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हम लोग आ जाते हैं लिपिड्स की डेफिनेशन की तरफ। लिपिड्स के डेफिनेशन में अगर हम आ जाए, लिपिड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपको कार्बन नज़र आएंगे, ठीक है, कार्बन होगा, ठीक है, इसमें आपको हाइड्रोजन नज़र आएगा, इसमें आपको ऑक्सीजन, ये तीन के तीन आपको लाजमी नज़र आए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अलावा यहाँ पर आपको फास्फोरस भी नज़र आएगा, नाइट्रोजन भी नज़र आएगा, ठीक है, फास्फोरस भी आपको नज़र आएगा, नाइट्रोजन भी आपको नज़र आएगा। लेकिन तीन जो है बड़े मशहूर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आपको लाजमी इन पे नज़र आएगा। तो इसका मतलब ये कि लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो या तो फैटी एसिड के साथ हकीकी में रिलेटेड है या फिर पोटेंशियली, यानी फैटी एसिड के साथ रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लिपिड्स। यानी फैटी एसिड का दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि ये लिपिड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लिपिड्स के लिए हम लोग एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं हेट्रोजीनस। यहाँ पर एक लफ्ज़ है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस का मतलब ये है कि लिपिड के अंदर आपको एक तरह के कंपाउंड नहीं मिलेंगे, इसमें आपको वैरायटी में डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स नज़र आएंगे। इतने कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा, कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा सारे के सारे मोनोमर्स थे, ठीक है, मोनोसेकेराइड्स से ही बने हुए थे, तो वहाँ पर आप लोग हेट्रोजीनस का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते थे। लिपिड्स के अंदर हम लोग हेट्रोजीनस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं क्योंकि लिपिड्स में डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स हमें मिलेंगे। और दूसरी बात ये जो हम कह रहे हैं कि लिपिड्स उन कंपाउंड को कहते हैं जो फैटी एसिड के साथ रिलेटेड हो, या फैटी एसिड हो या फैटी एसिड के साथ रिलेटेड हो, और रिलेटेड भी किस तरह से हो, या हकीकी रियली वो रिलेटेड हो, या फिर पोटेंशियली का मतलब ये है कि किसी फैटी एसिड के अंदर कोई चेंजेस आई हुई है और वो जो फैटी एसिड है वो आपको किसी लिपिड में नजर आए, ठीक है। तो हम लोग लफ्ज़ यूज़ करते हैं पोटेंशियली रिलेटेड या एक्चुअली रिलेटेड। इन अ शॉर्ट, इन अ नटशेल के लिपिड्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे कि लिपिड्स ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो फैटी एसिड के साथ रिलेटेड हों, फैटी एसिड से डिराइव्ड हों या फैटी एसिड के साथ रिलेटेड हों, उनको हम लिपिड्स कहेंगे। अनलकीली, अनफॉर्चुनेट, कुछ ऐसे लिपिड्स हैं, सम लिपिड्स आर, अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि दे आर वेरी फ्यू लिपिड्स जिनके अंदर कोई फैटी एसिड नहीं है, फिर भी वो किस कैटेगरी में आ रहा है, लिपिड के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जहाँ जहाँ पर कोई लिपिड होगा वो लाजमी तौर पर हर हाल में वो फैटी एसिड के साथ रिलेटेड होगा, उसके अंदर फैटी एसिड होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अक्सर लिपिड्स के अंदर आपका फैटी एसिड नज़र आएगा। तो जो भी हम लोग एफएससी लेवल पर जो भी किसी लिपिड्स को पढ़ेंगे उनमें फैटी एसिड लाजमी होगा, लेकिन फ्यूचर में आपने अपने माइंड में ये रखना है कि हर तरह के लिपिड्स में फैटी एसिड का होना लाजमी नहीं है।
आपको मोर देन 90% में फैटी एसिड नज़र आएगा, लेकिन बाद में नज़र नहीं आएगा। तो बहरहाल ये था लिपिड्स का डेफिनेशन। और अगर आप सिंपली बाज़ बुक्स में देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर में, वहाँ पर जो है वहाँ पर इससे भी सिंपल लिखा हुआ है। लिपिड्स का डेफिनेशन इस तरह से है कि लिपिड्स उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जो वाटर के अंदर सोलूबल नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोलूबल है। मतलब इतना बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन उन्होंने बताया हुआ है, वो भी सही है। दोज कंपाउंड्स आर विच आर सोलूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि अल्कोहल, कीटोन, ईथर, इनके अंदर जो है सोलूबल है, लेकिन पानी के अंदर सोलूबल नहीं है, हम उन कंपाउंड्स का नाम भी लिपिड्स रखते हैं। तो ये लिपिड्स का जो था ये डेफिनेशन था। लिपिड्स के अंदर एक बात आ रही है कि इसकी सोलूबिलिटी के लिहाज से कि ये सोलूबल क्यों नहीं है। मतलब कार्बोहाइड्रेट आपने देखा कि उसके अंदर वो सोलूबल थे, मोनो ओलिगोसैकेराइड तक, लेकिन लिपिड्स क्यों सोलूबल नहीं है। लिपिड्स के अंदर भी कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। इसकी एक रीज़न है, वो रीज़न क्या है? रीज़न फॉर लू सोलबिलिटी। जो रीज़न हमारे पास है लू सोलबिलिटी के लिए, रीज़न फॉर द लू सोलबिलिटी, वो हमारे पास ये है कि इनके अंदर जो प्रोपोर्शन है ऑक्सीजन का वो कम है। प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, कम है। मतलब अगर आपको 5 कार्बन नज़र आएंगे तो 5 कार्बन में आपको 1 ऑक्सीजन या 2 ऑक्सीजन नज़र आएंगे, ठीक है। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट में जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा कि 6 कार्बन वाला जो आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, उनमें 5 ऑक्सीजन लाजमी थे या 6 ऑक्सीजन लाजमी। जैसे ग्लूकोज में अब देखिए 6 कार्बन है, उसमें अब देखिए ग्लूकोज के अंदर आपको कितने ऑक्सीजन मिलते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हर कार्बन पर एक OH अगर आ जाए तो कुल मिला के आपको 6 ऑक्सीजन आपको मिल जाएंगे। सो वहाँ पर 6 कार्बन के साथ 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तादाद कार्बन के मुकाबले में रिलेटिव विद कार्बन ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव टू कार्बन ऑक्सीजन के एटमों की तादाद कम है लिपिड्स में। अब आप देखिए लिपिड के अंदर, फैटी एसिड के अंदर बहुत सारे कार्बन आपको नज़र आएंगे, लेकिन आखिर में आपको COOH नज़र आएगा। तो ये सिर्फ 2 ऑक्सीजन है कार्बन के एतबार, 1 2 3 4 5 कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 5 कार्बन 2 ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो इस तरह से है कि कार्बन ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। इसीलिए जो है ऑक्सीजन के कमी की वजह से लिपिड जो है वो लेस सोलूबल है। सो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड सोलूबिलिटी ऑफ द लिपिड्स। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पर लिपिड्स के डेफिनेशन के बाद हम लिपिड्स के टाइप्स की तरफ आएंगे कि हमारे पास लिपिड्स के कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिपिड्स के हमारे पास सबसे मशहूर एग्जाम्पल जिसको आज हम पढ़ेंगे, एक है ट्राइग्लिसराइड, TGs जिसे हम लोग बोलते हैं। दूसरा है फॉस्फोलिपिड्स। इसके अलावा स्टीराइड्स है, वैक्स है, टर्पीन्स है, कैरोटिनाइड्स हैं। ये सारे के सारे लिपिड्स के अम्ब्रेला में आ रहे हैं। आज हम कोशिश करते हैं कि आज हम ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड को कवर करें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्राइग्लिसराइड। अच्छा, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ ट्राइग्लिसराइड से, तो ट्राइग्लिसराइड को समझाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लफ्ज़ सीखते हैं। उस लफ्ज़ का नाम है ईस्टर, ठीक है। ईस्टर क्या चीज़ है? ईस्टर किसी ऐसे कंपाउंड को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अल्कोहल और एसिड के कम्बिनेशन से, मतलब कोई एसिड और अल्कोहल जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो उससे क्या बनेगा, उससे एक नया कंपाउंड बनेगा। उस नए कंपाउंड का नाम क्या रखते हैं हम लोग? ईस्टर रख देते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा बताता हूं आपको कि ईस्टर क्या है। ये एक कंपाउंड को कहते हैं, फैमिली ऑफ कंपाउंड को कहते हैं, बल्कि एक कंपाउंड को नहीं कहते हैं, कंपाउंड्स के ख़ानदान का नाम है ईस्टर। तो इसकी ये किस तरह बनता है ये वाला कंपाउंड? जब भी कोई अल्कोहल
अल्कोहल की निशानी हम लोग OH से करते हैं और एसिड जिसकी निशानी हम COOH से करते हैं। इस तरह जब अल्कोहल और एसिड आपस में मिल जाएंगे तो उससे ईस्टर बन जाएगा। और ईस्टर का जो फार्मूला है, ईस्टर का जो फार्मूला, जैसे आपने फैटी एसिड का फार्मूला देखा, आपने एल्डिहाइड का देखा फंक्शनल ग्रुप का, तो यहाँ पर ईस्टर का जो फार्मूला है वो हमेशा आप इस तरह याद रखें, RC डबल बॉन्ड O, उसके बाद O, उसके बाद फिर R आएगा। सो RC डबल बॉन्ड OOR जो है ये ईस्टर का फार्मूला है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं यहाँ से, ट्राइग्लिसराइड्स से स्टार्ट करते हैं। ट्राइग्लिसराइड को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि ट्राइग्लिसराइड पे जाने से पहले हम लोग एक लफ्ज़ और सीखते हैं जिसका नाम है मोनोग्लाइसराइड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइग्लाइसराइड्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्राइग्लिसराइड, यानी बाद में आपको ट्राइग्लिसराइड पढ़ाएंगे। सो ट्राइग्लिसराइड के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। स्टार्ट करते हैं मोनोग्लिसराइड के साथ। मोनो का मतलब क्या है? मोनो का मतलब है 1। अच्छा, आप ये मत समझिए कि ये 3 ट्राइग्लिसराइड की टाइप्स हैं। ये 3 जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारे के सारे आपका लिपिड्स हैं, और एसाइल ग्लिसरॉल अगर आपसे कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ विद मोनोग्लाइसराइड। ये मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ट्राइग्लिसराइड समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक और लफ्ज़ भी हम लोग यूज़ करते हैं, एसाइल ग्लाइसरॉल। एसाइल ग्लाइसरॉल भी हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो मोनोग्लिसराइड के लिए क्या होगा कि अगर हमारे पास एक फैटी एसिड आ जाए, एक फैटी एसिड आ जाए, और एक फैटी एसिड को अगर हम लोग कंबाइन करें किसके साथ? एक ग्लाइसरॉल के साथ, एक ग्लाइसरॉल के साथ। अब ये ग्लाइसरॉल कौन सी बला है जो बीच में आ गई, ये भी तो हमें पता नहीं कि ग्लाइसरॉल क्या चीज़ है। ग्लाइसरॉल देखो तो ओल जो है, ओल अल्कोहल की तरफ इशारा है, OH ग्रुप की तरफ इशारा है। ग्लाइसरॉल एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन आपको मिलेंगे। 3 कार्बन में हर कार्बन पर आपको OH नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उसका नाम है ग्लाइसरॉल। वैलेंसी ठीक करने के लिए आप यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाओगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर फिर आप 2 हाइड्रोजन लगाओ। सो दिस इज ग्लाइसरॉल। तो जनाब अगर एक फैटी एसिड एक ग्लाइसरॉल के साथ मिल जाए, सो दिस इज 1 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल। जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे इससे क्या बनेगा? मोनोग्लिसराइड। और भी अच्छा बना लेते हैं आपके लिए। सो दिस इज 1 फैटी एसिड F प्लस 1 ग्लाइसरॉल G। ये जब कंबाइन हो जाएंगे तो उनसे क्या बनेगा? मोनोग्लाइसराइड। ये फिलहाल मैं आपको सिंपल लिखवा रहा हूँ, बाद में स्ट्रक्चर भी लिखवा दूंगा, थोड़ा सा वेट करें। अभी देखें उसके बाद क्या होगा। अगर हमारे पास एक फैटी एसिड प्लस एक और फैटी एसिड आ जाए, 2 फैटी एसिड के साथ एक ग्लाइसरॉल आ जाए, तब जाकर इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइग्लाइसराइड। डाइग्लाइसराइड्स, क्योंकि डाइग्लिसराइड में 2 फैटी एसिड जो है वो मिल रहे हैं। ग्लाइसरॉल 1 होगा, ग्लाइसरॉल हमेशा 1 होगा। अब शायद आप लोग खुद मुझे बता सकेंगे कि ट्राइग्लिसराइड का डेफिनेशन क्या होगा। ट्राइग्लाइसराइड का डेफिनेशन क्या हो सकता है? ट्राइग्लिसराइड का डेफिनेशन तो आप लोग यही कहोगे कि ट्राइग्लिसराइड में 1 फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड इसमें यूज होंगे, 3 फैटी एसिड होंगे, और उसके पास सिर्फ 1 ग्लिसरॉल होगा। जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो उसे क्या बनाएगा? ट्राइग्लिसराइड। तो अब हमें पता चला कि ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल के साथ मिल जाता है। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और भी तफसील में आपको बताते हैं, स्ट्रक्चर वाइज आपको बताएंगे। हमारे पास फैटी एसिड यूज होंगे यहाँ पर। लेट सपोज ये है आपका ग्लिसरॉल। ठीक है, इसमें 3 OH लगा दे, 1 OH यहाँ लगा दे, 1 OH यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर 1 OH यहाँ पे लगा देते हैं। सो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है
ग्लाइसिरोल। यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन लिख सकते हैं, यहाँ पर आप एक हाइड्रोजन और यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पर आप फिलहाल हाइड्रोजन लिखने की, आप चाहो तो लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो एक ग्लिसरॉल है, एक ग्लिसरॉल कंबाइन हो जाता है किसके साथ? एक ग्लिसरॉल कंबाइन हो जाता है 3 फैटी एसिड के साथ। अब देखो फैटी एसिड तो इतने लंबे लंबे चेन वाले सारे तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं ना, हम लोग फैटी एसिड का शॉर्टकट शक्ल जो अभी मैंने आपको बताया था वही लिख लेते हैं। तो फैटी एसिड का जो शॉर्टकट शक्ल है वो क्या है? वो इस तरह से है कि हम लोग OH और C डबल बॉन्ड O, यहाँ से क्या लिख देते हैं? R। तो भाई ये आपका एक फैटी एसिड है जिसको हमने पढ़ा था RCOOH। आप चाहो तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं RCOOH, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप लोग एसाइल ग्लिसरॉल को स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा अवॉइड करें कि इस तरह बहुत ज़्यादा सिंपल ना लिखे। इसके लिए आप थोड़ा सा इसको इस तरह के C डबल बॉन्ड O और इसके अंदर बीच में OH लिख दें। ये आपका एक फैटी एसिड हो गया। इसके बाद आप दूसरा फैटी एसिड भी यूज़ लिखोगे, सेकेंड फैटी एसिड में आप फिर से इस तरह C डबल बॉन्ड O और इस तरफ R लिखोगे, इस तरफ आपने क्या लिखना है? OH लिखना है। इसी तरह से यहाँ पर फिर आपके पास C डबल बॉन्ड O R एंड OH, ये आ गए आपके पास 3 फैटी एसिड। सो 3 हमारे पास क्या आ गए? 3 फैटी एसिड हमारे पास आ गए। ये जो 3 फैटी एसिड हैं इनको अभी हम लोग किस तरह से कंबाइन करेंगे? कंबाइन करने के लिए ईस्टर में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया था। ईस्टर में याद रखिए अल्कोहल से जो है हाइड्रोजन आएगा, जबकि एसिड से जो है OH आएगा। यहाँ हमने याद रखना है, ठीक है। एसिड से OH निकल जाएगा, अल्कोहल से H निकलेगा। सो ये आपका अल्कोहल है। ग्लिसरॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल, ठीक है। ग्लिसरॉल सो इज अल्कोहल है। तो इस फैटी एसिड से ये OH और यहाँ से ये हाइड्रोजन, इनको हम लोग कंबाइन करेंगे। यहाँ से ये जो OH है और यहाँ से इन हाइड्रोजन को हम लोग कंबाइन करेंगे, OH एंड हाइड्रोजन। पिछले से पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि OH जब भी निकलता है तो अक्सर अपने बॉन्ड को अपने साथ लेके जाएगा। तो OH के निकलने से कार्बन पर प्लस का चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के निकलने से ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज आता है, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स उधरी छोड़ के खुद बगैर इलेक्ट्रॉन के चले जाते हैं। सो ये HO और ये H क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे, ठीक है। सो ये यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अभी इसको मिटा रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। सो क्या होगा कि हमारे पास एक निशान यहाँ से मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ कि हमारे पास 3H2O के जो मॉलिक्यूल्स है, 3H2O के मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ रिलीज हो जाएंगे। 3H2O मॉलिक्यूल्स, क्यों 3H2O रिलीज हो जाएंगे? बिकॉज हमारे पास 3 फैटी एसिड जो है वो कंबाइन हो रहे हैं, तो हर फैटी एसिड से एक H2O रिलीज होएगा, तो 3H2O मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होगा? एक स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा। आप लोग बिल्कुल धीरे धीरे उसको लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है CH2 के बाद आप फिर से कार्बन लिखेंगे और उसके बाद आप फिर से कार्बन लिखेंगे, उसके पास हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन को आप इधरी जगह दे दें। इसके बाद यहाँ पर भी ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी क्या चीज़ है? ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। इनको हम लोग कंबाइन करेंगे किसके साथ? जाहिर है यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद था? C डबल बॉन्ड O मौजूद है और यहाँ पर क्या मौजूद है? R। यहाँ पर भी क्या मौजूद है? C डबल बॉन्ड O R। यहाँ पर क्या मौजूद है? C डबल बॉन्ड O R। अच्छा, यहाँ से चूंकि OH तो रिमूव हो गया है, तो जो OH पर रिमूव हो गया है, जाहिर है कार्बन पर जो है, कार्बन पर प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज रहेगा सब पर। तो अब ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज बड़े आराम से इस पॉजिटिव कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगा? हम लोग यहाँ पर एक नया कलर में यूज़ करता हूँ, यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल एक नया बॉन्ड बनेगा। ये जो नया बॉन्ड है इसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। ये जो नया बॉन्ड है ये इसका नाम है ईस्टर बॉन्ड। इसका नाम क्या है? ईस्टर
बॉन्ड। हालांकि ये वाला जो बॉन्ड ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये जो बॉन्ड है दिस इज ईस्टर बॉन्ड, ये भी ईस्टर बॉन्ड है, ये भी ईस्टर बॉन्ड है। सो स्टूडेंट्स, आखिरकार हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास ये जो एक नया कंपाउंड आया, ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, ये एक ट्राइग्लिसराइड्स है, ये एक एसाइल ग्लिसरॉल है और ये एक लिपिड है, बड़ा वेल नोन लिपिड है। हम अपने स्टूडेंट्स को जब भी लिपिड स्टार्ट कराते हैं तो सबसे पहले हम लोग उनको ट्राइग्लिसराइड्स समझाते हैं और पढ़ाते हैं। ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर जो था वो आपको पढ़ाया, समझाया। अब इसी लेक्चर के अंदर हम आपको फास्फोलिपिड भी साथ साथ समझा देते हैं, क्योंकि फास्फोलिपिड के लिए अलग लेक्चर ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि इसी से आपको समझ आएगा। फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन के अंदर बड़ा मशहूर किस्म का लिपिड है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड है, वहाँ पर बड़ा स्पेशल रोल अदा करते हैं सेल की स्टेबिलिटी में, और सेल को काफ़ी फंक्शन दे रहे थे ये जो फास्फोलिपिड है। तो अगर किसी स्टूडेंट को फास्फोलिपिड के बारे में नहीं पता, वो आगे जाकर उनको फार्माकोलॉजी में MBBS में जाकर उसको बहुत सारे मसले और मसाइल का सामना करना पड़ेगा। सो फास्फोलिपिड से हम स्टार्ट करते हैं कि फास्फोलिपिड है क्या चीज़। फास्फोलिपिड के लिए अगर मैं पहले यहाँ से लिखता हूँ फास्फोलिपिड, फास्फो, एक तो लफ्ज़ में फास्फो नज़र है, उसके बाद लिपिड है। लिपिड तो हम लोगों ने सुना है, लेकिन ये फास्फो का लफ्ज़ जो आया हुआ है ये कोई नया चीज़ है। फास्फोलिपिड में ये जो आपके पास क्या बना, यहाँ पर आपके पास बना क्या, इसका नाम क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, तो बन गया। अब इधर इसी में स्टार्ट लेता हूँ। जब किसी ट्राइग्लिसराइड के अंदर एक और नया ग्रुप आ जाए, एक और नया ग्रुप आ जाए, कौन सा ग्रुप आ जाए, जब इस ट्राइग्लिसराइड के साथ हम लोग अटैच करें, किस चीज़ को अटैच करें, यहाँ से हम एक फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर दें, PO4 ग्रुप को अगर हम अटैच कर दें, किसके साथ, ट्राइग्लिसराइड के साथ, तो इससे क्या बनेगा, इससे एक नया कंपाउंड बनेगा, उसका नाम है फॉस्फोटिडिक एसिड। फास्फोटिडिक एसिड उसका नाम होगा। कैसे, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड है तो ये मैं इस तरह से हटा रहा हूँ। ठीक है, बस इधर आप लोग क्या करें, इधर आप लोग एक फॉस्फेट ग्रुप आप अटैच कर दें। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक फॉस्फेट ग्रुप आप लोग यहाँ पर अटैच कर दें। जब आप एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर अटैच कर देंगे, याद रखिए फॉस्फेट को स्ट्रक्चर में नहीं लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो आप देख सकते हैं, इसमें एक डबल बॉन्ड O आएगा, इस तरफ जो ऑक्सीजन है माइनस का चार्ज, माइनस का चार्ज, ये माइनस का चार्ज, ये फॉस्फेट का एक ग्रुप है। ठीक है, तो इधर आप लोगों ने फॉस्फेट को ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ दिस स्ट्रक्चर जो पहले ट्राइग्लिसराइड था, अब ये ट्राइग्लिसराइड नहीं रहा, अब इसका नाम क्या है, अब इसका नाम है फॉस्फोटिडिक एसिड। नाउ इट्स कॉल्ड एज फॉस्फोटिडिक एसिड। चलो मैं आपकी खुशी के लिए मैं यहाँ पर इसको इस तरह लिख लेता हूँ, ये है P डबल बॉन्ड O एंड O। ठीक है, अभी 4 ऑक्सीजन आ गया। सो फॉस्फोटिडिक एसिड तो आ गया। अब अगर हम इसी फॉस्फोटिडिक एसिड के अंदर अगर हम लोग एक और चीज़ भी साथ साथ ऐड कर दें, वो क्या चीज़ है, वो है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस, हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन हो और नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और ये अपना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे सकते हैं, यानी वो एक बेसिक प्रॉपर्टी रखता हूँ। ऐसे कंपाउंड्स का नाम है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेस का जिक्र आपको DNA में भी नजर आएगा, वो नाइट्रोजनस बेसिस अलग है, और नाइट्रोजनस बेसिस आपको लिपिड्स में भी नजर आएगा, ये तो डिफरेंट है। हमारे पास एक बड़ा मशहूर नाइट्रोजनस बेस है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कोलिन। उसका नाम है कोलिन। कोलिन बड़ा मशहूर नाइट्रोजनस बेस है। इसके अलावा एक और भी है, इथेनोलामाइन भी है, एक और भी है, उसका नाम क्या है, इथेनोलामाइन, इनोसिटोल, बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम सिर्फ कोलिन को आज देखेंगे। ठीक है, सिर्फ कोलिन जो नाइट्रोजनस बेस है उसको आज पढ़ते हैं। तो बहरहाल अगर फास्फोटिडिक एसिड के साथ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाए
तो बस फिर उसका नाम क्या होगा, उसका नाम जो है उसका नाम हो जाएगा फॉस्फोलिपिड। अब ये देखो फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ अगर एक नाइट्रोजनस बेस आ गया तो बस उसका नाम क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड। इधर आके देखते हैं, ये फॉस्फेट है, इसके साथ अगर मैं ऐड कर दूं, किस चीज़ को ऐड कर दूं, एक नाइट्रोजनस बेस अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, नाइट्रोजिनस बेस, बस ये आपने इधर अटैच कर दिया तो इससे बन गया आपका ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है। अब ये क्या है, इसका नाम है फॉस्फोलिपिड। मैं आपकी दिलचस्पी के लिए कुछ और भी यहाँ पे लिखना चाहूँगा, मतलब नाइट्रोजनस बेस की जगह पर हम लोग कोई नाइट्रोजनस बेस जिसका अपना कोई नाम हो, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस तो बहुत ज़्यादा है, तो कोई एक नाइट्रोजनस बेस वो ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। मिसाल के तौर पर कोलिन का जो शक्ल है वो इस तरह से है, CH2N, इधर CH3, फिर यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर CH3। नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड्स बनाते हैं तो उस पर प्लस का चार्ज आएगा, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फ़नी अंदाज में बताता हूँ कि ये आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। CH2 को छोटू बोला करें, छोटू N छतरी CH3 को हम छतरी से शो करते हैं, तो छोटू N छतरी, ये जो है ये आपका एसिटाइलकोलिन है। सो अब ये उठाकर आप यहाँ पर रख दें, ये आ जाएगा छोटू, ठीक है, N, उसके ऊपर CH3 और यहाँ पर भी CH3 आपने रख दिया। अब इस कंपाउंड का जो पूरा का पूरा जो नाम हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम फॉस्फोलिपिड तो था, चूंकि मखसूस नाइट्रोजनस बेस आ गया तो उसका नाम क्या है, फॉस्फोटिडाइल कोलिन। इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोटिडाइल कोलिन। सो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपने फॉस्फोलिपिड को भी आज पढ़ लिया, सारे के सारे बॉन्ड्स भी आपने पढ़ लिए। इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि फॉस्फोलिपिड कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उसका। हम लोग इसको सबसे ज़्यादा सिंपल अंदाज में बयान करेंगे, बहुत सी सिंपल करके लिखेंगे फॉस्फोलिपिड को। तो फॉस्फोलिपिड को सिंपल अंदाज में लिखने के लिए, बड़ा सिंपल अंदाज में लिखने के लिए आप इसको किस तरह से लिखेंगे, आप इस तरह का एक गोल दायरा लिखेंगे, यहाँ से आप 2 टांगे दे, ठीक है। ये जो गोल दायरा है दैट इज कॉल्ड एज हेड। ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल हम लोग इस तरह से शो करते हैं, इस रीजन को हेड बोलते हैं, और ये जो इलाका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। इसके अलावा हेड जो है, हेड पर हमेशा चार्ज होता है, हेड पर जो है फॉस्फेट ग्रुप जो है ये जो आपको फॉस्फेट ग्रुप है इस पर चार्ज होता है, तो हेड पर चार्ज होता है, इसीलिए हेड को हम लोग पोलर ग्रुप में रख देंगे। और ये जो आर है, ये वाला जो आर है, ये और ये जो आर है, ये तो बहुत सारे लंबे चेन के कार्बन हो सकते हैं, लंबा साइड चेन हो सकता है। तो ये 2 लाइनें जो आप देख रहे हैं ये दरअसल वो आर ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये आर ग्रुप जो है आपको आ रहा है, ये 8, 10, 12 बहुत सारे कार्बन भी हो सकते हैं। सो ये जो टेल है, टेल आपका उसमें चूंकि सिर्फ कार्बन है तो वो पोलर नहीं है। ये टेल जो है ये क्या है, ये नॉन पोलर है। अब ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर नेचर ने क्या ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी क्रिएट की। वो क्वालिटी क्या है कि फॉस्फोलिपिड एक तरफ से पोलर चीज़ों के साथ रब्ता कर सकते हैं, दूसरी तरफ नॉन पोलर के साथ भी, क्योंकि हमारे पास हमारा जो सेल है, सेल को पोलर चीज़ों के साथ भी रब्ता करना होता है और नॉन पोलर के साथ भी। तो किस तरह से है कि सेल के पास फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड का ये जो पोलर पार्ट है ये पोलर चीज़ों के साथ कनेक्शन जोड़ देगा, और जो नॉन पोलर पार्ट है ये नॉन पोलर सब्सटेंस के साथ कनेक्शन जोड़ देगा। कैसे, आइए मैं आपको एक सेल का डायग्राम भी लिखवा देता हूँ, उसके बाद आप लोग फारिग हो जाएंगे। जब हम लोग सेल को लिखते हैं तो सेल का डायग्राम इस तरह से लिख लेते हैं, एक दायरा लिखते हैं, और अच्छा बनाने के लिए हम लोग उसको 2 दायरे लिख लेते हैं, ठीक है। और 2 दायरे जो हैं वो इस तरह से हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक हेड है
और यहाँ से हम लोग इस तरह का एक निशान ड्रॉ करते हैं। ये एक फॉस्फोलिपिड है और यहाँ से हमारे पास एक दूसरा फॉस्फोलिपिड है, ये देखो। तो एक फॉस्फोलिपिड की जो टांगे हैं दूसरी फॉस्फोलिपिड की टांगों की तरफ फेस टू फेस कर रहा है। इसी तरह से पूरा जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो फॉस्फोलिपिड है वो इस तरीके से अरेंज हुए होंगे और आपको इस तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है। सो मैं आगे जाकर ये मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। ये पूरा का पूरा जो सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर फॉस्फोलिपिड इस तरीके से अरेंज हो गए होंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है कि सेल के अंदर पानी है, सेल के बाहर भी पानी है, ठीक है, H2O, वाटर, H2O। तो देखो ये जो अंदर का पानी है वो अभी भी पोलर हेड के साथ कांटेक्ट में आ गया है और बाहर का जो पानी है वो भी पोलर हेड के साथ कांटेक्ट में आया हुआ है। लेकिन ये जो नॉन पोलर है ये बिल्कुल बीच में है। इसकी वजह से पूरा सेल मेम्ब्रेन आपका स्टेबल रहता है, ये फैलता नहीं है, ये छोड़ता नहीं है ताकि सेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो बाहर आ जाए, तो वो आती नहीं। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन जो है कि इसका फ्लूइड मॉडल आपको दे रहा है, यानी ये ना इतना सख्त रस्सी की तरह है और ना इतना है कि पानी की तरह ये बह जाए। सो बड़ा स्पेशल क्वालिटीज़ इसमें और भी आपको फ्यूचर में नज़र आएंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा। एज़ यूजुअल जैसे मैं कहता हूँ हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाया करें, लोगों को बर्दाश्त किया करें और कम से कम एक्सपेक्टेशन किया करें, अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते रहिएगा, खुश होते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।